कौमी पेविलियन पाकिस्तानी और चीनी ताजिरों को चीन की बड़ी ऑनलाइन मार्केट के जरिए आला मयार की पाकिस्तानी मसनूआत के फ़रोग के लिए एक मुफीद प्लेटफॉर्म मुहैया करेगा। अगर चलगोज़े को पाकिस्तान में मजीद प्रोसेस किया जाए तो ये चीन और पाकिस्तान के दरमियान तावन की एक नई सिमत साबित हो सकता है। तो सीपैक के अंदर जो पाकिस्तान का कंपैरेटिव एडवांटेज है, एक तो डेफिनेटली पाकिस्तान जो है फूड सिक्योरिटी में एक बड़ा रोल प्ले कर सकता है, बीइंग एन एग्रीकल्चर कंट्री। मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम भाग चाइना एक्सप्रेस में खुशामदीद। मैं हूँ आपकी मेज़बान नसरीन। हाल ही में चीन के मारूफ ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म JD.com पर पाकिस्तान का ऑनलाइन नेशनल पवेलियन खोला गया है, जिसमें पाकिस्तान की आला मयार की मसनूआत को फ़रोख्त किया जाएगा और दो तरफ़ा तिजारत को फ़रोग़ दिया जाएगा। तफसीलात के लिए हमारी रिपोर्ट देखिए। चीन पाकिस्तान का सबसे बड़ा तिजारती शराकतदार है। इस साल दो तरफा तिजारत की रफ्तार ख़ास तौर पर बहुत उम्मीद अफसा दिखाई दे रही है। कौमी पेविलियन पाकिस्तानी और चीनी ताजिरों को चीन की बड़ी ऑनलाइन मार्केट के ज़रिए आला मयार की पाकिस्तानी मसनूआत के फ़रोग के लिए एक मुफीद प्लेटफॉर्म मुहैया करेगा। JD.com पर पाकिस्तान के कौमी पवेलियन की इफ्तिताही तकरीब हाल ही में बीजिंग में पाकिस्तानी सफारत खाने में मुनक़िद हुई, जहां चीन में पाकिस्तान के सफ़ीर मईनुल हक ने चीन में पाकिस्तान के पहले ऑनलाइन कौमी पवेलियन का इफ्तिताह किया। चीन पहले ही दुनिया की सबसे बड़ी ई कॉमर्स मार्केट है। मेरे ख्याल में पाकिस्तानी ताजरों के लिए इस मौके से फ़ायदा उठाने का ये बहुत अहम वक्त और मौका है। ताजिर और बरामद कुनिंदगान इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए पाकिस्तानी मसनूआत को फ़रोग़ देने और मुतारिफ़ कराने के लिए दुकानें खोल सकते हैं, और साथ ही चीनी दरामद कुनिंदा भी इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए पाकिस्तान से मसनूआत की खरीदो फरोख्त कर सकते हैं। ये एक बढ़ती हुई मार्केट है। हमारा सिफारत खाना इनकी मदद कर रहा है और हम इन्हें न सिर्फ तरबियत दे रहे हैं और चीन में ई कॉमर्स बिजनेस लाने के हवाले से आगाही बढ़ा रहे हैं, बल्कि सलाहियत भी बढ़ा रहे हैं। सफ़ीर पाकिस्तान मोइनुल हक ने तकरीब में इस प्लेटफॉर्म के क़याम के दौरान होने वाले तजर्बे के हवाले से इजहार ख्याल भी किया। मैंने इस साल जनवरी में JD.com के हेडक्वार्टर का दौरा किया और JD.com पर पाकिस्तान के कौमी पेविलियन के क़याम के तस्वुर पर इजहार ख्याल किया। यह तस्वुर ज़्यादा बेहतर तरक्की नहीं कर रहा था। फिर हमें प्रेस्टीज इंटरनेशनल से मुतारिफ़ कराया गया। हमने पेविलियन के क़याम के सफ़र का आगाज़ किया और आज ये मकसद पूरा हो गया है। यहाँ अपने साथियों और सिफारत खाने की जानिब से मैं प्रेस्टीज इंटरनेशनल की इंतहाई काबिल और पेशावर टीम का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, जो एक नई ऐप तैयार कर रही है जो अंग्रेज़ी और चीनी दोनों ज़ुबानों में होगी। लिहाजा हमारे ताजिर राब्ते कायम करने के लिए ये ऐप इस्तेमाल कर सकते हैं। हम कौमी पेविलियन में मौजूद तमाम मसनूआत समेत अंग्रेज़ी और चीनी दोनों ज़ुबानों में एक ऐप बना रहे हैं। इस तरह से चीन में मुकीम गैर मुल्की और बैरून मुल्क मुकीम गाहक ज़ुबान की रुकावट के बगैर JD.com पर मसनूआत ख़रीदने के काबिल होंगे। हमारी ऑपरेशन और डिज़ाइन की पेशा वराना टीम भी है जो पाकिस्तानी कारोबारी इदारों को चीनी मार्केट के हवाले से मालूमात तक रसाई और आसान कारोबार में मदद फराहम करती है। ताउन के पहले मरहले में 100 से ज़ायद इदारे हमारे साथ ताउन कर रहे हैं और इस मरहले में पाकिस्तान की ज़रई और फिनिशिंग मसनूआत को फ़रोग़ देंगे। ये एक एज़ाज़ की बात है कि इसे अमल में लाने का मौका मिला। हम उम्मीद करते हैं कि चूँकि हमारा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अब तैयार है, इसलिए हम ज़्यादा से ज़्यादा पाकिस्तानी दोस्तों से मिलेंगे और उनसे ताउन करेंगे ताकि चीनी मार्केटों में आला मयार की पाकिस्तानी मसनूआत को कामयाबी के साथ दरामद किया जा सके और इस प्लेटफॉर्म पर उनकी नुमाइश और फ़रोख्त की जा सके। ऑनलाइन पवेलियन न सिर्फ चीन की डिजिटल इकानमी की तरफ से पेश करदा मजीद बेहतरीन मौके की तलाश के लिए एक नुक्ता आगाज होगा, बल्कि पाकिस्तान के ऑफलाइन पवेलियन की कोशिशों को भी तकमील तक पहुंचाएगा, जो चंगदू, खुनमिंग, उर्मची, ईवो और चंगचो समेत चीन के मुख्तलिफ शहरों में पहले ही फाल काम कर रहे हैं। जहां JD.com पाकिस्तानी पेविलियन में पाकिस्तानी कंपनियों और ब्रांड्स को अपनी मसनूआत की तशहीर के लिए एक ताकतवर नया चैनल फराहम कर सकता है, वहां ऑफलाइन पेविलियन के साथ मिलकर ये मुकम्मल चैनल मार्केट्स कायम करने के लिए ऑनलाइन रिटेल और ऑफलाइन होलसेल को यकजा करने में भी मदद कर सकता है, और वो पाकिस्तानी ब्रांड्स और मसनूआत को चीन के सबसे बड़े कस्टमर बेस तक पहुंचा सकते हैं।
پیویلینز کو صارفین میں آگاہی اور برانڈ کی تعمیر اور پاکستان کے قومی امیج کی تشکیل کے لیے مارکیٹنگ اور جدید فن اپنانے کی بھی ضرورت ہے۔ معیار اور تسلی بخش خریداری کے تجربے کو یقینی بنانے کے لیے سپلائی چین کا انتظام بھی ضروری ہے۔ ہم بیجنگ میں ایک اور آف لائن پاکستانی پیویلین قائم کرنے کے لیے کام کر رہے ہیں اور رواں سال مجموعی طور پر دو طرفہ تجارت میں تاریخی اعداد و شمار حاصل کرنے کی راہ پر گامزن ہیں۔ ہم نے اندازہ لگایا ہے کہ سال 2021 میں ہماری باہمی تجارت 24 بلین امریکی ڈالر تھی، جو کہ اب تک کا سب سے بڑا حجم ہے، اور چین کو ہماری برآمدات تقریباً 3.4 بلین امریکی ڈالر تھیں، جو کہ تاریخی اعداد و شمار ہیں۔ آن لائن اور آف لائن پیویلین پاکستان کی ثقافت، کھانوں، سیاحت اور عوام سے عوام کے مابین تبادلوں کے فروغ کے لیے ونڈوز فراہم کر سکتے ہیں۔ پریسٹیج پہلے ہی خائنان کے علاقے چینگچو میں آف لائن پیویلین قائم کر چکا ہے۔ اب وہ بیجنگ میں داشنگ ایئرپورٹ کے قریب ایک اور آف لائن پاکستانی پیویلین قائم کرنے کے لیے کوشاں ہیں۔ بیجنگ میں پاکستانی سفارت خانے کے مسلسل تعاون سے اگلے سال ہم چینی مارکیٹ میں زیادہ سے زیادہ اعلیٰ معیار کی مصنوعات لانا چاہتے ہیں اور اپنے ای پلیٹ فارم اور آف لائن پاکستانی قومی پیویلین شنفادی میں فزیکل شاپس پر نمائش اور فروخت کرنا چاہتے ہیں۔ چین کی بیجنگ مارکیٹ چین بھر میں 4600 سے زائد زرعی مصنوعات کی ہول سیل مارکیٹوں میں مسلسل 17 سالوں سے لین دین کے حجم کے لحاظ سے پہلے نمبر پر ہے۔ پاکستانی نیشنل پیویلین پروجیکٹ چین کے سب سے بڑے ای کامرس ریٹیلر، سب سے بڑے ہول سیل مقام اور سب سے بڑے فوڈ پروسیسرز اور تاجروں کے ساتھ تعاون کر سکتا ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ اپنے منصوبے کے ذریعے ہم زیادہ سے زیادہ پاکستانی اور مقامی دوستوں سے مل سکیں گے اور تعاون کر سکیں گے اور مشترکہ طور پر باہمی اقتصادی ترقی اور چین پاکستان باہمی ثقافتی تبدیلیوں کو فروغ دیں گے۔ ناظرین، اس موضوع پر بات کرنے کے لیے اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر نوشیروان ارباب عباسی صاحب، جو کہ پاکستان میں نوش ڈیجیٹل کے CEO ہیں۔ جی جناب، آپ کے خیال میں JD.com پہ اس پیویلین کے کھلنے سے چین اور پاکستان کے درمیان آن لائن تجارت میں کون سی مدد ملے گی؟ پاکستان میں ای کامرس انڈسٹری ہے وہ کافی زیادہ چیلنجز کا جو ہے وہ شکار رہی ہے ماضی میں، اور ان چیلنجز سے نکلنے کے لیے چائنا کی مختلف جو ہے وہ کمپنیز نے گائے بگائے جو ہے وہ ای کامرس انڈسٹری کو جو ہے وہ سپورٹ کرنے کی کوشش کی ہے۔ نہ صرف جو ہے وہ ای کامرس انڈسٹری نے، بلکہ جو چین کے جو گورنمنٹ آف چائنا ہے اس نے بھی جو ہے وہ پاکستان کو اس حوالے سے کافی زیادہ جو ہے سپورٹ کرنے کی جو ہے وہ یقین دہانی دلائی۔ اس سے جو ہے وہ جو پاکستان کے اندر جو بڑے تاجروں کی جو ہے وہ ایک مونوپلی بنی ہوئی تھی ٹریڈیشنل وے میں، اس کو کم کیا جائے گا، اور جو چھوٹے تاجر ہیں وہ اس سے بہت زیادہ جو ہے وہ فائدہ اٹھائیں گے۔ اور پاکستان کے ایک لارج میجورٹی جو ہے وہ چھوٹے تاجروں پر مشتمل ہے، جو کہ چاہتے ہیں کہ وہ ڈائریکٹ چائنا سے جو ہے وہ چیزوں کو خرید و فروخت جو ہے وہ کر سکے، اور اس میں جو ہے وہ JD.com پہ یہ پیویلین ان کے لیے بہت ہی زیادہ جو ہے فائدہ مند ہوگا۔ ناظرین، بین الاقوامی خشک میوہ جات اور پھلوں کی کونسل کے اعداد و شمار کے مطابق چین جلغوزوں کا دوسرا بڑا صارف ملک ہے۔ چینی مارکیٹ میں جلغوزوں کی 3 بڑی اقسام میں سے ایک پاکستان کے جلغوزے ہیں، جو بہت مہنگے ہیں اور اعلیٰ قسم کے کھانوں کے طور پر استعمال کیے جاتے ہیں۔ چین کے صارفین پاکستانی جلغوزوں کو بہت ترجیح دیتے ہیں اور چین پاکستان کے جلغوزوں کی اہم برآمدی منزل بن گیا ہے۔ پاکستانی چلغوزے کا ذائقہ بہت اچھا ہے، یہ چین میں بہت مقبول ہے۔ اس کا خول پتلا، تیل کم، ذائقہ لذیذ اور خستہ ہے۔ پاکستانی چلغوزے درآمد کرنے والے چینی تاجر نے ان کی مناسب نشاندہی کی ہے۔ چلغوزہ پائن نٹ کی ایک الگ قسم ہے جو پاکستان، ہندوستان اور افغانستان کے مغربی ہمالیائی جنگلات میں پائی جاتی ہے۔ چلغوزہ پتھر کے پائن سے ملتے جلتے ہیں، جو لمبی، دبلی، پتلی، نوکیلی گٹلی کی خاصیت رکھتے ہیں۔ سطح سمندر سے 1800 اور 3350 میٹر کے درمیان اگنے کے بعد پاکستانی چلغوزے کھانے کے لیے مکمل طور پر محفوظ اور آلودگی سے پاک ہے۔ ایک پائن کو پھول آنے سے پختگی تک تقریباً 3 سال کا عرصہ لگتا ہے اور پیداوار انتہائی محدود ہے۔
یہ تو مختلف نالوں میں پائے جاتے ہیں اور بالخصوص پہاڑی علاقوں میں یہ زیادہ پائے جاتے ہیں. تو وہاں سے درخت سے اٹھا کے مطلب پھر ہر ایک بندہ ایک ایک توڑا یا بوری اٹھا کے روڈ لے جاتے ہیں. روڈ سے پھر کوئی ٹکٹر یا ویلیج جیپ گاڑی پہ لوڈ کر کے منڈی پہنچاتے ہیں. پھر منڈی پہ یہ اکٹھے جمع کرتے ہیں. اکٹھے جمع کر کے تقریباً 1 مہینہ تک یہ دھوپ پہ رکھتے ہیں. اس کے بعد اس کے چلوزے نکالتے ہیں. اونچائی کی وجہ سے یہ ایک بہت اچھا ذائقہ دیتا ہے. انٹرنیشنل نٹ اینڈ ڈرائیڈ فروٹ کونسل کے اعداد و شمار کے مطابق چین چلغوزے کا دوسرا بڑا صارف ملک ہے. چینی مارکیٹ میں چلغوزے کی 3 بڑی اقسام میں سے ایک کے طور پر پاکستانی چلغوزے بہترین قیمت سے حاصل کرتے ہیں اور انہیں اعلیٰ قسم کے سنیک کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے. چینی صارفین کی چلغوزے کی ترجیح کی بدولت درآمدی مانگ میں اضافہ ہوا ہے. چین میں ہلکی پھلکی غذا کی مانگ بہت زیادہ ہے. بنیادی طور پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ 80 سے 90% پاکستانی چلغوزے چین میں جاتے ہیں اور صرف ایک چھوٹا حصہ یورپ کو برآمد کیا جاتا ہے. اور یہ پچھلے 5-7 سالوں سے اس کا ڈیمانڈ بڑھ گئی ہے. جب سے چائنا نے ان کو لینا شروع کیا اس سے پہلے تو یہاں کوئی پوچھتا بھی نہیں تھا. نہ لوگ اسی طرح سے منظم طریقے سے ان کو اتارتے تھے نہ جمع کرتے تھے. تو یہ کچھ سالوں سے ہمارے لیے ایک نئے روزی کا دروازہ کھلا ہے چونکہ چائنیز دوست اس کو اپنی کسی تہوار میں یوز کرتے ہیں بالخصوص ونٹر میں. تو اس کے لیے یہ مہنگے بھاؤ چائنا چلا جاتا ہے. چونکہ زیادہ تر چلغوزے چین کو برآمد کیے جاتے ہیں اس لیے پاکستان میں مقامی طور پر سٹوریج اور پروسیسنگ کے لیے بنیادی طور پر چینی مشینیں ہی استعمال ہوتی ہیں. نہیں ادھر کوئی ایسا جدید ٹیکنالوجی استعمال نہیں کرتے ہیں. صرف چلغوزے کی صفائی کے لیے ادھر مشین آئے ہیں وہ بھی چینی سے 1-2 سال پہلے. باقی ادھر کوئی ٹیکنالوجی استعمال نہیں ہوتے چلغوزے کے لیے. یہاں سے چائنیز جو لے کے آئے ہیں یہ جو چائنیز مشین نہیں ہے وہ یہ چھانا مشین یہ اس کی صفائی کے لیے. یہ چلغوزے جو گن کے ساتھ ادھر ڈالا پھر وہ چھنٹی کر کے صاف کر کے نیچے وہ آتے ہیں نا. یہ کچا مال جو ہے وہ ایک سائڈ پہ ہوتا ہے اور پکا مال ایک سائڈ پہ آتے ہیں صاف ستھرے مال. اگر چلغوزے کو پاکستان میں مزید پروسیس کیا جائے تو یہ دونوں ممالک کے درمیان تعاون کے لیے ایک نئی سمت ثابت ہو سکتی ہے. چلغوزے کی انڈسٹری کو صفائی، پانی کی کمی، ڈیپ پروسیسنگ اور پیکیجنگ کی مشینری درکار ہے. بنے ہوئے چلغوزے میں منافع کا مارجن تقریباً 15% سے 20% زیادہ ہوتا ہے جبکہ خام مال میں منافع کا مارجن صرف 10% ہوتا ہے. یہ ایک روشن مستقبل والی صنعت ہے اور مجھے لگتا ہے کہ یہ مستقبل میں بہتر سے بہتر ہوگی. شروع میں پاکستانی چلغوزے کو بنیادی طور پر خشک نہیں کیا جاتا اور چلغوزے میں پانی کی مقدار 35% تک پہنچ سکتی ہے جو کہ اسے محفوظ کرنے کے حوالے سے موزوں نہیں ہے. اگر پاکستان میں مقامی طور پر پروسیسنگ کا مکمل عمل کیا جائے تو نہ صرف ان کی برآمدی قیمتوں میں اضافہ کیا جا سکتا ہے بلکہ یہ پوری انڈسٹریل چین کی ترقی کے لیے بھی فائدہ مند ثابت ہوگا. چینی مارکیٹ میں پاکستانی چلغوزے کی مجموعی قیمت میں اضافہ ہوا ہے. پچھلے 5 سالوں میں چین میں فی کلو گرام کی اوسط قیمت 2016 میں 3,298 روپے سے بڑھ کر 2020 میں 4,566 روپے تک جا پہنچی ہے. قیمت میں تقریباً 30% اضافہ ہوا ہے. اور یہ چلغوزے چائنا جانے شروع ہو گئے ہیں تب سے اس کی مارکیٹ تیز ہو گئی ہے. یہ 2,000 روپے کلو سے بڑھ کے 10,000 روپے کلو تک آ گیا ہے. اسی میں ہے ہمارا بہت اچھا خاصا کاروبار چلتا ہے سر. ٹھیک ٹھاک کاروبار چلتا ہے. پورا گاؤں میں لوگ لاتے ہیں وہاں جمع کرتے ہیں وہاں بوریوں میں پیکنگ ہوتا ہے وہاں سے شہر میں لاتے ہیں شہر میں فروخت خرید ہوتا ہے. تو سارا علاقے کا یہی کاروبار ہے جی. ہم بھی خود اسی میں وہ ہے لگے ہیں تو ٹھیک ٹھاک ہمارا بیلنس ہے اس میں. 2021 میں پاکستانی چلغوزے کی پیداوار کم تھی لیکن معیار بہت اچھا تھا. تاہم وبا کی وجہ سے آمد و رفت ایک مسئلہ رہا ہے. ابھی اس طرح ہے ہمیں یہ مشکلات ہے کہ ہم جو یہ مال جمع کرتے ہیں یہاں پہ اس کے کوئی ریٹ کے لیے زیادہ ریٹ مارکیٹنگ نہیں ہونے کی وجہ یہ ہے کہ پچھلے 2 سالوں سے کورونا کا ایشو ہے اور ایشو بنا کے یہ خنجراب جو بارڈر نہیں ہے اس کو سیل کر دیا گیا. یہاں سے چینیز کو مال ان میں سے کچھ کو بحری ذریعے سے منتقل کیا جاتا ہے کیونکہ سمندری نقل و حمل کی قیمت ہوائی نقل و حمل سے کم ہوتی ہے. کچھ صارفین جلد دستیابی کے بجائے کم قیمت چاہتے ہیں اور ہمارے پاس 40 دن کی ترسیل کی مدت ہو سکتی ہے. اگر رش کے دوران آرڈرز موصول ہوتے ہیں تو ہمیں ہوائی راستے سے بھیجنے پڑتے ہیں اور اخراجات زیادہ ہوتے ہیں. تاہم شپنگ کا مسئلہ یہ ہے کہ پاکستانی چلغوزے میں عام طور پر پانی کی کمی نہیں ہوتی اور طویل مدتی نقل و حمل کی وجہ سے
चलगोजे में फफूंदी लग जाती है। वबा की वजह से नकलो हमल के मसाइल और पैदावार में अदम इस्तेकाम के बावजूद चीन अब भी पाकिस्तानी चलगोजे के अहम बरामद कुनंदगान में से एक है। इसके अलावा चीन पाकिस्तान आजाद तिजारती मुआहदे के दूसरे मरहले के प्रोटोकॉल से फायदा उठाते हुए चीन के लिए पाकिस्तानी चलगोजे का बरामदी टैरिफ 0 है। टैक्स में कमी का इंतजाम 2020 में लागू हुआ है। मुझे यकीन है कि वबा की सूरत हाल में ठहराव और बाहमी ताउन मजबूत होने से पाकिस्तान में चलगोजे की प्रोसेसिंग के सनती सिलसिले में मजीद पुख्तगी आएगी। मसनूआत के मारूफ ट्रेड मार्क कुछ मुस्बत असरात मुरतब करेंगे। अगर पाकिस्तानी चलगोजे चीन में जूजूब, सैंडविच, अखरोट की तरह मकबूलियत हासिल कर ले तो यकीनी तौर पर फ़रोख्त में खातिर खा इजाफा होगा। हारून शरीफ एक पाकिस्तानी माहिर इक़्तिसादियात हैं जिन्होंने 2018 से 2019 तक वज़ीर ममलकत और चेयरमैन बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट के तौर पर खिदमात अंजाम दी। हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से हारून शरीफ साहब ने सीपैक के तहत चीन के साथ सनती ताउन के लिए MOU पर दस्तखत किए और वो स्पेशल इकनॉमिक जोन्स के क़याम और रेगुलेशन के सिलसिले में एक अहम शख्सियत रहे हैं। आज के प्रोग्राम में वो चीन की तरक्की, चिंबाक दोस्ती और सीपैक के बारे में अपने ख्यालात का इजहार कर रहे हैं। हारून शरीफ का चीन से पहली बार वास्ता 1990 में हुआ जब उन्होंने पोस्ट ग्रेजुएट की तालीम हासिल की और अमेरिका की हवाई यूनिवर्सिटी में मुतअद्दिद चीनी ग्रेजुएट से मुलाकात की। इन चीनी दोस्तों के जरिए उसने चीन की इक्तिसादी इस्लाहात के बारे में सीखा ताकि मईशत को पायदार तरक्की के लिए खोला जा सके। इसके बाद वो 2012 से वर्ल्ड बैंक ग्रुप के इलाकाई मशीर के तौर पर पेशावराना तौर पर कई बार बीजिंग और वुहान का दौरा कर चुके हैं। ऐसे तजर्बात के जरिए चीन की तरक्की, गुर्बत के खात्मे और GDP की मुसलसल तरक्की ने उनकी सोच को बहुत मुतासर किया है। जी, चाइना की तरक्की का मॉडल तो बहुत ही फैसिनेटिंग है, लेकिन एक तो ये है कि चाइना ने बड़ा क्लियरली कुछ मेजर फैसले किए जिसमें उन्होंने अपनी ईस्टर्न साइड के अंदर अपना इंडस्ट्रियल बेस को टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करवाई वेस्ट से और अपनी लेबर को एज एन इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया, उनको तैयार किया, उनको डिसिप्लिन किया और उसके नतीजे में ग्रेजुअली चाइना दुनिया का सबसे बड़ा प्रोडक्शन हाउस बनता चला गया। दूसरा, उन्होंने बहुत सी रिफॉर्म्स की जिसमें हमें भी सीखने की ज़रूरत है और दुनिया उसको स्टडी भी करती है। जो फैसिनेटिंग रिफॉर्म उसके अंदर जो बड़ी है वो तो ये है कि चाइना ने अपनी जो बहुत सारी मिनिस्ट्रीज थी उनको कॉरपोरेशंस में तब्दील किया और उनको परफॉर्मेंस बेस्ड कंपनीज में तब्दील किया। अब चाइना की जो बड़ी कंपनीज हैं, चाहे वो चाइना रेलवे की कंपनी हो या चाइना रोड्स की हो, तो उसको अब वो बाकायदा पूरी दुनिया में वो कॉन्ट्रैक्ट्स लेते हैं, प्रोफेशनल्स को हायर करते हैं, काम करते हैं। जो हुकूमत का बजट था उसको उन्होंने अवाम की हेल्थ और एजुकेशन पे स्पेंड करना शुरू कर दिया और इन कंपनियों को सस्टेनेबल बनाया। ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी उनकी, चीन की। चीन ने सालों पर मुहित एक मुनज़्ज़म तरीके से गुर्बत का खात्मा किया है और 2021 में एक जामे फतेह का ऐलान किया है। उनकी नजर में गुर्बत में कमी पर चीन की तवज्जो एक वाज़ेह कामयाबी की कहानी है और इसका गहराई से मुताला करने की जरूरत है। जो हमें अगर गुर्बत ख़त्म करनी है और जॉब क्रिएट करने हैं तो हमें 7 से 8% की इकोनॉमिक ग्रोथ चाहिए, सस्टेन्ड 10 साल के लिए। हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ की एवरेज जो है वो कोई 3% के आसपास है हिस्टोरिकली। तो जब तक इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं बढ़ेगी, इन्वेस्टमेंट टू GDP रेशियो नहीं बढ़ेगी जो कि 15% है। चीन ने बड़ी मैसिव इन्वेस्टमेंट की अपने सिस्टम के अंदर और अपनी इन्वेस्टमेंट टू GDP ग्रोथ को 30% तक ले गया। उससे और जो चीन की ग्रोथ तो डबल डिजिट में तकरीबन 10-15 साल चलती रही, तो उससे एक तो आपके, दूसरा जब आपके पास ग्रोथ आती है फिर आप मैयज करते हैं कि उस ग्रोथ को गरीब आदमी की तरफ कैसे शिफ्ट किया जाए, जिसको हम इंक्लूसिव ग्रोथ कहते हैं। तो जो वहाँ आपको सोशल सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है कि एजुकेशन में, हेल्थ में, और चीन ने अपने हेल्थ स्ट्रक्चर्स तगड़े कर लिए, एजुकेशन के स्ट्रक्चर्स तगड़े कर दिए और मैंने जैसे पहले अर्ज़ किया कि चीन ने बहुत डिसिप्लिन तरीके से पॉपुलेशन को अंडर कंट्रोल रखा। हमें ये सीखने की ज़रूरत है कि हम वेस्टेज को कैसे कम करें, इकोनॉमिक ग्रोथ की तरफ कैसे जाएं और उसको सस्टेन करें। तीसरा चीज़ है कि स्किल्ड लेबर फोर्स।
सो हमें इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत है कि जो हमारी यंग लेबर फोर्स है, 60% लोग 30 की उम्र से कम हैं, वहाँ पर स्किल्स की इन्वेस्टमेंट फ्यूचर के लिए। बादशाह हारून शरीफ ने 2018-2019 में वजीर मुमलिकत और पाकिस्तान के बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट के चेयरमैन के तौर पर खिदमत अंजाम दी। वो सीपैक के ज्वाइंट कोऑपरेशन कमेटी JCC में सनती ताउन के लिए पाकिस्तान के अहम नुमाइंदे थे। उन्होंने कारोबार में आसानी, खुसूसी इक्तिसादी जोन्स और चीन, खलीज, अरब और मशरकी एशिया से बराह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी को आसान बनाने के लिए मुख्तलिफ इस्लाहात की हिमायत की। उनकी क़ियादत में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स पर पाकिस्तान की रैंकिंग 28 दर्जे बेहतर हुई। उन्हें 2019 में पाकिस्तान के सर फहरिस्त 100 रहनुमाओं में से एक तस्लीम किया गया है। अब सीपैक एक गेम चेंजर के तौर पर उभरा है, जिसकी वजह से मुल्क में रोजगार और समाजी और इक्तिसादी तरक्की हुई है। बहुत से शोबों में गैर मुल्की सरमायाकारों को रागिब कर रहा है। तो सीपैक के अंदर जो पाकिस्तान का कंपैरेटिव एडवांटेज है, एक तो डेफिनेटली पाकिस्तान जो है फूड सिक्योरिटी में एक बड़ा रोल प्ले कर सकता है, बीइंग एन एग्रीकल्चर कंट्री। तो जो खित्ता है, आप देखिए जैसे अरब ममालिक हैं, स्टेट्स हैं, एमिरेट्स हैं, वो सारी की सारी फूड्स बाहर से इंपोर्ट करते हैं। तो अगर यहाँ ग्रो करें हम विद चाइनीज टेक्नोलॉजी और उनकी भी इन्वेस्टमेंट आए, तो वो उसको पाकिस्तान से एक्सपोर्ट करके अपने ज़रूरियात को पूरा कर सकते हैं। दूसरा एरिया जो है लॉजिस्टिक्स का है। ये जो पोर्ट्स जब बनती हैं तो आपको स्टोरेज चाहिए होते हैं, आपको ट्रांसपोर्ट चाहिए होती है, जो ट्रेड लॉजिस्टिक्स है, इसके अंदर इन्वेस्टर्स का खासा इंटरेस्ट है कि जब ऑब्वियसली इतना बड़ा कॉरिडोर बनेगा तो ये सारी सर्विसेज की ज़रूरत पड़ेगी। तीसरा आई थिंक टेक्नोलॉजी जो है, इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, क्योंकि चीन के अंदर भी अब कॉस्ट ऑफ ट्रेन्ड लेबर बढ़ती जा रही, तो उसको एडवांटेज को यूज करते हुए असेंबली हो सकती है, जैसे ये हायर वाले कर रहे हैं या ग्री वाले कर रहे हैं, वह यहाँ पर उसका एक एडवांटेज आ जाता है। सरमायाकारों को बेहतर सहूलत फराहम करने के लिए शरीफ ने निशानदही की कि सीपैक के तहत 9 खुसूसी इक्तिसादी जोन्स की तरक्की की बहुत अहमियत है। जो इन्वेस्टर होता है उसके लिए ये सबसे बड़ी चीज है कि वहां बिजली भी हो, पानी भी हो, बैंक भी हो, स्टेट बैंक का नुमाइंदा भी हो, SECP का नुमाइंदा भी हो, कस्टम्स भी वहीं हो रहा हो, तो उससे एक तो कॉस्ट ऑफ बिजनेस घट जाती है। दूसरा ये है कि उन्होंने जो अपनी कम्प्लीमेंट्री उन्होंने इन्वेस्टमेंट्स करनी होती हैं, बाकी इंडस्ट्रीज भी वहीं होती, तो जो आपको एक प्रॉक्सिमिटी का एडवांटेज आ जाता है उस कंपाउंड के अंदर। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि ये वन स्टॉप शॉप होनी चाहिए। अपने आगाज के बाद से सीपैक ने पाकिस्तान के बुनियादी ढांचे और पावर सेक्टर में नुमायां बेहतरी लाई है। इसके साथ शरीफ का ख्याल था कि सीपैक ने पहले से ही गहरी पाक चीन दोस्ती को भी बढ़ाया है। अवाम के दरमियान रवाबत में इजाफा लोगों के लिए रवायती तरीकों से हटकर एक दूसरे को समझने में मददगार साबित होता है। जी, एनहांस तो होगा, लेकिन इसकी बड़ी कॉन्शियस आपको एक इन्वेस्टमेंट्स की जरूरत है कि हम जॉइंट यूनिवर्सिटीज खोलिए, यहाँ पर पाकिस्तान में चाइनीज फैकल्टी आया करे, वहाँ जाया करे। जो वैसे तो लोगों का इंटरेक्शन बढ़ जाएगा, लेकिन उस इंटरेक्शन को नॉलेज में कन्वर्ट करने के लिए हमें कुछ इन्वेस्टमेंट्स करनी पड़ेंगी। जैसे टेलीविजन स्टेशन है, मीडिया है, इसमें जॉइंट कोलैबोरेशंस, फिल्म है, एजुकेशन है, कल्चर है, इसमें करनी पड़ेगी। हारून शरीफ इक्तिसादी सफारतकारी पर वज़ीर-ए-आज़म की टास्क फोर्स समेत कई आला सतही टास्क फोर्सेस के रुकन हैं। वो हमेशा छोटे और दरमियाने दर्जे के कारोबारी इदारों पर तवज्जो मरकूज रखते हैं और इसका ख्याल है कि पाकिस्तान और चीन को एक ऐसा फंड कायम करना चाहिए जो इक्विटी इन्वेस्टमेंट करे और इन SMEs के लिए तकनीकी मदद फराहम करे। जैसे हमारा जो एक बड़ा स्ट्रॉन्ग एरिया है जो कि सियालकोट, गुजरांवाला और गुजरात का है, वहां पर बेतहाशा स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज है, जिसको अगर डेवलप किया जाए तो वो अपनी पैदावारी सलाहियत दुगनी कर सकते हैं। कोविड की वजह से सबसे ज्यादा इम्पैक्ट SMEs पर हुआ है, क्योंकि जो बड़े लोग थे उनके पास तो पैसे भी थे, रिजर्व्स भी थे। जो लोग बिल्कुल मार्जिन्स पे चल रहे होते हैं, उनका जब बिजनेस कम होता है और दूसरा बैंकिंग सिस्टम पे उनका इन्हिसार नहीं है, वो इनफॉर्मल सेक्टर में, तो उनको हेल्प करने के लिए एक SME फंड की अशद जरूरत है। अब जनाब हारून शरीफ इक्तिसादी पॉलिसी, बैनुल-अक़वामी तरक्की, इक्तिसादी सफारतकारी और मालियाती मंडियों के एक मारूफ माहिर हैं, जिन्होंने जनूबी और वस्ती एशिया में तब्दीली के इलाकाई इक़दामात पर बातचीत की है। वो फिलहाल इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट स्टडीज में विजिटिंग फेलो हैं।
जबकि मुमालिक और खित्तों के दरमियान कारोबारी लेन देन की हिमायत जारी रखे हुए हैं। नाजरीन, प्रोग्राम पाक चाइना एक्सप्रेस देखने का बहुत शुक्रिया। अगले हफ्ते मिलेंगे। खुदा हाफिज।